Hey guys, I'm Advocate रोशनी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है डोमेस्टिक वॉयलेंस पे। तो डोमेस्टिक वॉयलेंस का एक पूरा का पूरा एक्ट ही बना हुआ है जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट 2005, जो इन्फोर्स हुआ है 13 सितंबर 2005 से। देखो, डोमेस्टिक वॉयलेंस की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है और इसका प्रावधान हमें इंडियन पिनल कोड के 498 ए में भी मिल जाता है। फिर ये 498 ए होने के बावजूद भी एक नया एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। 498 ए जो है, जिसमें रिलेटिव और अगर हस्बैंड की तरफ से कोई डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है तो उसमें जो अक्यूज है उसे पनिशमेंट होती है, राइट। लेकिन जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उससे सिर्फ सांत्वना के और कुछ नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उससे नॉर्मली सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिलता और जो पनिशमेंट है वो अक्यूज को मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक प्रताड़ित महिला या एक प्रताड़ित जो भी डोमेस्टिक वायलेंस जिसके ऊपर हो रहा है, उसे रिलीफ भी तो मिलना चाहिए। तो इस रिलीफ के लिए ही ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। जो प्रोटेक्शन है वुमेन्स का, इस प्रोटेक्शन में बहुत सारे हमें प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर रिलेटिव्स, फिर मॉनेटरी रिलीफ मिलता है, फिर कंपनसेशंस मिलता है, चाइल्ड कस्टडी मिल जाती है, इंटरिम ऑर्डर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, उसी के साथ साथ रेसिडेंशियल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आप स्त्री धन को भी रिकवर कर सकते हो इसी एक्ट में। तो चलिए एक एक कर हम सारे एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेक्शन 12 की। इस एक्ट में यदि कोई महिला प्रताड़ित है या कोई महिला इसमें रिलीफ चाहती है तो वो आप अगर इसमें कोई महिला प्रताड़ित है और वो इससे कोई रिलीफ चाहती है तो उसे डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट के सेक्शन 12 में मैजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन करनी होती है। इस एप्लीकेशन में वो नॉर्मली 7 तरीके का रिलीफ मांग सकती है। तो एक एक करके मैं सारे सेक्शन वाइज आपको सारे रिलीफ बताती हूँ। सबसे पहला है अंडर सेक्शन 17। तो अंडर सेक्शन 17 में आपको जो मिलता है वो है शेयर हाउस होल्ड का राइट। जी हाँ, नॉर्मली क्या हो जाता है कि एक महिला जो शादी होकर उस घर में जाती है, डोमेस्टिक वॉयलेंस उसके ऊपर होता है, उसे बहुत प्रताड़ना मिलती है, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसे घर से बाहर निकाला जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए उसी घर में रहने का राइट उसे है और इस बात के लिए वो रिलीफ मांग सकती है, जो कि है अंडर 17 कहता। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की, जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। प्रोटेक्शन ऑर्डर ये किसी भी दिशा में हो सकता है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक वॉयलेंस के ही प्रोटेक्शन। अब ये डोमेस्टिक वॉयलेंस उसके फैमिली से भी हो सकता है या खुद उसके हस्बैंड से हो सकता है। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है, फॉर एग्जाम्पल कि हस्बैंड के पिता हस्बैंड को उकसाते हैं, लाइक उसे मारो, ऐसा करो, वो ऐसा नहीं करती, वो वैसा नहीं करती, कंप्लेन करना, ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वॉयलेंस ही है। उसी के साथ साथ पति से पिटवाना, ये भी डोमेस्टिक वॉयलेंस है। अब और एक तीसरा कैटेगरी आती है, वो है यदि एग्रीव पर्सन किसी ऑफिस में जॉब करता है या फिर कोई उसका वर्क प्लेस है, वहाँ पर यदि उसका हस्बैंड या उसके कोई रिलेटिव उसे वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, उसे शाउटिंग करते हैं, उसके साथ में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वॉयलेंस ही कहलाएगा। इससे प्रोटेक्शन के लिए भी अंडर सेक्शन 18 में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई चाइल्ड है, उस चाइल्ड के स्कूल में जाना या कॉलेजेस में जाना, उससे बदनाम करने की कोशिश करना या उसे सताना या उसे कोई प्रताड़ना देना, तो ये भी एक डोमेस्टिक वॉयलेंस का ही हिस्सा है जो हम 18 में मांग सकते हैं। इसी के साथ साथ एग्रीव पर्सन को चिढ़ाना या उसे टॉर्चर करना या फिर उसके गलत पोस्ट बनाना या उसे डिफेम करना या दूसरे परिवारजनों के पास उसकी चुगलियाँ करना या उसे गलत आरोप में फंसाना, ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वॉयलेंस ही कहलाएगा। साथ ही साथ जो एग्रीव पर्सन है
उसके स्त्री धन को प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसी एक्ट में मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी लेडी है, उसका स्त्री धन है, वो किसी फला व्यक्ति के पास है, तो वो अंडर 18 में भी आप प्रोटेक्शन उसके लिए मांग सकते हो। साथ ही साथ आप उसके बैंक अकाउंट के प्रोटेक्शन के लिए भी मांग सकते हो। उसी के साथ साथ आप अदर रिलेटिव से होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी इसी सेक्शन से प्रोटेक्शन मांग सकते हो। और अदर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है रिलेटेड टू डाउरी हो गया, रिलेटेड टू अदर चीज़ें हो गई, या डिफर्म होना हो गया, या जो भी ऐसे चीज़ें हैं जिससे उससे डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी प्रोटेक्शन आप अंडर सेक्शन 18 में आप मांग सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 की। अब ये जो 20 है ये है मॉनेटरी रिलीफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो मॉनेटरी रिलीफ है अंडर सेक्शन 20 का, ये जो मॉनेटरी रिलीफ है, ये मॉनेटरी रिलीफ दिया जाता है जैसे कोई अग्रीव पर्सन है, उसके काफ़ी लॉसेस हुए हैं, तो वो वहाँ पर एक मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है। ये इंटरिम ऑर्डर में भी वो मांग सकती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ अगर उसका कोई मेडिकल खर्चा हुआ है तो उसमें वो मांग सकती है। उसी के साथ साथ उसके कई डैमेजेस हुए हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ अदर चीज़ों से रिलेटेड, अगर उसके कोई लॉसेस हुए हैं तो उसके लिए भी वो मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ग्लॉसरीज ये वो वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी वो मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर उसका कोई बच्चा है या कोई चाइल्ड है तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, उसका लालन पोषण करने के लिए भी वो मॉनेटरी रिलीफ मांग सकती है अंडर सेक्शन 20 में। उसी के साथ साथ ये जो मॉनेटरी रिलीफ है ये स्टैंडर्ड वाइज उसको मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसे 500 रुपये या 5,000 रुपये मॉनेटरी रिलीफ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी ये मॉनेटरी रिलीफ तय किया जाता है अंडर सेक्शन 20 में। अब हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 21 की, जो कि है चाइल्ड कस्टडी की। देखो, ये जो चाइल्ड कस्टडी है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंडर सेक्शन 21 ऑफ डीवी एक्ट का ये जो चाइल्ड कस्टडी है ये एक टेम्पररी रिलीफ है। ये परमानेंट चाइल्ड कस्टडी आपको नहीं देता। देखो, इसमें जो भी जुडिशरी होते हैं, जो डीवी एक्ट के जो जुडिशरीज होते हैं, उन्हें सिर्फ टेम्पररी चाइल्ड कस्टडी का ही ऑर्डर पास करने का राइट है। यदि आपको परमानेंट चाइल्ड कस्टडी चाहिए तो आपको इसके लिए एक सेपरेट केस डालना पड़ता है फैमिली कोर्ट में। चाइल्ड कस्टडी के लिए एक सेपरेट केस जाता है फैमिली कोर्ट में, तभी आपको परमानेंट चाइल्ड कस्टडी मिलती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं चाइल्ड कस्टडी की, तो इस सेक्शन में आपको सिर्फ टेम्पररी चाइल्ड कस्टडी ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 22 की, अंडर सेक्शन 22 ऑफ डीवी एक्ट की। तो इसमें हमें जो मिलता है वो है कंपनसेशन। अब ये कंपनसेशन किस दिशा में होता है? ये किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी भी हो सकता है। कंपनसेशन जैसे उसने काफ़ी हराश हो गई है, वो काफ़ी डिप्रेशन में है, या फिर उसे काफ़ी इंजरी हुई है, मेंटली फिजिकली वो बहुत सफ़र कर रही है, तो इससे रिलेटेड भी वो कंपनसेशन मांग सकती है। इसी के साथ साथ कि जैसे वो काफ़ी उसके डैमेजेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कभी वो कोई जॉब किया करती थी लेकिन अब वो जॉब नहीं करती ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो कोई जॉब नहीं करती, तो यहाँ पर भी वो कंपनसेशन मांग सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो कोई बिजनेस करती थी और वो बिजनेस में उसको लॉस हो गया ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस और ये सब फैमिली डिस्प्यूट की वजह से, तो वहाँ पर भी वो कंपनसेशन मांग सकती है। तो ये सारे कंपनसेशंस के वेरिफिकेशंस हैं जो कि हम सेक्शन 22 में मांग सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन 23 ऑफ डीवी एक्ट, जिसमें हमें इंटरिम ऑर्डर के अधिकार मिलते हैं, जिसमें हम एक्स पार्टी के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो सेक्शन 23 ऑफ डीवी एक्ट कहता है इंटरिम ऑर्डर पास करना या फिर एक्स पार्टी का ऑर्डर पास करना। ये दोनों ही चीज़ें वैरी करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटरिम ऑर्डर हम क्यों पास करते हैं। देखिए, क्या होता है ना, हमारे इंडिया में नॉर्मली केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि इसे चलते चलते साल लग जाते हैं, लेकिन कोई एक महिला है जो जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है आफ्टर सेपरेट होने के बाद, अपने हस्बैंड से सेपरेट होने के बाद अपना भी पालन पोषण कर रही है, बच्चे का भी पालन पोषण कर रही है। वो कितने हद तक
अपने मॉनेटरी को लेकर चलेगी। तो इसके लिए वो चाहे तो बीच में भी इंटरिम ऑर्डर पास करवा सकती है। इसी के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो ये जो प्रावधान मिलता है सेक्शन 23 का, वो है इंटीरियम रिलीफ या इंटीरियम ऑर्डर का, जिसमें आप बीच में ही मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाकर मांग सकते हो मॉनेटरी रिलीफ। और इसी के साथ साथ अगर मान लो आपको लगे कि ये सामने वाला ये व्यक्ति आंसर नहीं कर रहा, आ नहीं रहा, क्योंकि बट ऑब्वियस है नॉर्मली वो नहीं आते, कभी कभी नहीं भी आते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग इसको लाइटली भी ले लेते हैं। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो इस दरमियान भी आप एक्स पार्टी का एप्लीकेशन लगा डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट से आप बात कर सकते हो इसी में। तो ये थे अब तक के सारे इन्फॉर्मेशन अबाउट आपके रिलीफ। यस, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा